हेलो स्टूडेंट्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से फोर्स अप्लाई करने के बाद हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, है ना। चाहे वो नॉर्मल केस हो या लॉन्गिट्यूडनल केस हो, वॉल्यूमेट्रिक केस हो या फिर शेयर केस हो। तो इन सारे केसेस में किस तरीके से हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं वो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, है ना। अभी हम आगे अब उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसको कंटिन्यू करने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट को समझने का ट्राई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से कंडक्ट किया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया कि एक इस टाइप का अरेंजमेंट है और यहाँ से एक वायर इस तरीके से लटकाया गया, ठीक है। और इस वायर को लटकाने का मेन पर्पस था कि यहाँ पे हमारे पास एक स्केल था, है ना। तो इस वाले पार्ट में कुछ स्केलिंग की हुई है, ठीक है। इसको हम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्केल है एक, और यहाँ पे इसके पास एक लोड लगा दिया गया ताकि ये वायर जो टाइट रहे पूरा, ठीक है। और इस लोड को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ये फिक्स लोड है ताकि ये टाइट हो, ठीक है। इसके बाद यहीं पे एक और वायर साथ में लटकाया गया, ठीक है। और इस वायर के साथ यहाँ पे एक लोड लगाया गया, ठीक है। और ये लोड ऐसा है कि इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। अगर जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पे और लोड को हम लगा सकते हैं, समझ में आ रहा है। और इसके साथ इस पॉइंट के बाद यहाँ पे एक इस टाइप से एक स्केल है जो इस वाले पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में इसका लेंथ कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग में था, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वायर में ये लोड को हम इंक्रीज करते जाते हैं। लोड मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुछ हम वेट लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब वेट लगाएंगे तो इस वायर में क्या होगा, कुछ इलोंगेशन होगा। तो ये इलोंगेशन होगा तो ये जो एरो है और ये निब है ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, है ना। तो हम इसमें रीडिंग से इसको पता कर सकते हैं कि ये कितना इलोंगेशन हुआ है कि नहीं। तो ये पूरा कंप्लीटली एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। डिफरेंट डिफरेंट लोड्स के लिए गिवन मटेरियल के लिए ये चीज नोट डाउन किया गया स्केल पे क्या होता है ना। और उसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक कर्व ड्रॉ किया गया, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेन है और ये हमारे पास सॉरी ये स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक कर्व प्लॉट किया गया इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, है ना। और वो कर्व किस टाइप से निकल के आता है, जब इस कर्व को प्लॉट किया जाता है तो यहां से ये एक पॉइंट तक पूरा एक स्ट्रेट मूव करता है, ठीक है। और इस स्ट्रेट के बाद ये इस टाइप से कर्व होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ के बाद ये कर्व का शिफ्ट इस टाइप से होता है और ये ऐसा कुछ जा रहा है ना। तो इस पॉइंट को हम P से डिनोट कर रहे हैं, ये पॉइंट E है ना। यहाँ पे हम Y को डिनोट कर रहे हैं और ये पॉइंट को F से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स का मतलब क्या है ये हम समझते हैं। तो इस P पॉइंट को हम बोल रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ठीक है। ये E क्या है हमारे पास,
इलास्टिक लिमिट, ये y क्या है, यील्ड पॉइंट है ना, और ये f क्या है, फ्रैक्चर और ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे हो क्या रहा है कि अगर हम इस पॉइंट को O एज्यूम कर रहे हैं तो यहां से हमारे पास पहला पार्ट क्या है, O से P तक है ना, और ये O से P वाला पार्ट जो है ये कंप्लीटली क्या है, ये कंप्लीटली एक लीनियर होता है ना, और ये क्या होता है, लाइन होता है, और ये लाइन जो है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये O से P वाला पार्ट क्या होता है, कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन है, और ये अगर कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन है तो अगर हम ये इसको स्ट्रेस बोल रहे हैं तो ये सिग्मा हो गया है ना, और ये स्ट्रेन है तो ये एप्सिलॉन हो गया। तो सिग्मा और एप्सिलॉन में एक लीनियर रिलेशन है ना, तो सिग्मा को हम प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन बता सकते हैं, है कि नहीं, ये चीज समझ में आ रहा है। लेकिन ये सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन सिर्फ कहां पे होगा, इस P पॉइंट तक है ना, अप टू P पॉइंट, और ये P पॉइंट क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है ना, तो ये सिर्फ कहां तक होता है, अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट वाले पार्ट तक है ना। तो ये सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन जो है वो सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी वाले पार्ट तक होता है। उसके बाद ये जो E वाला पॉइंट है ये क्या कहलाता है, इलास्टिक लिमिट कहलाता है ना। तो यहां से अगर हम O से E वाले पार्ट को देखें तो ये क्या है, ये इसको हम इलास्टिक रीजन भी बोलते हैं है ना। इलास्टिक रीजन मतलब क्या हो गया कि अगर यहां से इस पॉइंट तक अगर तुम किसी वायर में वेट को इंक्रीज करते जाओगे तो यहां से यहां तक वाले पार्ट में चांसेस होता है कि वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए है ना। तो ये ई वाला पॉइंट है। ई के आगे क्या होगा है ना, तो बियॉन्ड ई कौन सा रीजन होता है, बियॉन्ड ई जो बॉडी क्या होता है, बॉडी इज प्लास्टिक है ना। और अगर बॉडी प्लास्टिक होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप ई से आगे चले जाते हो तो ई से आगे अगर आप बॉडी को फिर से रिलीज करोगे तो ये सेम पाथ से वापस नहीं आएगा है ना। इलास्टिक मतलब होता है कि आप उसको जिस तरीके से स्ट्रेच कर रहे हो वो अगर उसको आप छोड़ दो तो वो फिर से वापस उसी वाले पाथ से रिकवर कर जाता है। लेकिन जब ई पॉइंट को जब वो क्रॉस कर जाता है तो ये क्या होता है, इस टाइप से आने लगता है ना। तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से वापस नहीं आता है, किसी और पाथ से वापस आता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट स्ट्रेन है ना। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि आप किसी प्लास्टिक को अगर आप स्ट्रेच करते हो है ना, तो स्ट्रेच करके आप जब उसको छोड़ते हो तो वो वापिस तो आता है लेकिन पहले जैसा नहीं रहता है ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो रीजन क्या होता है, प्लास्टिक होता है। ठीक है, उसके बाद अब E2Y रीजन में क्या होता है, यही E2Y रीजन क्या होता है, E2Y रीजन को हम प्लास्टिक रीजन बोलते हैं है ना। तो E2Y इसको हम बोल रहे हैं प्लास्टिक रीजन। ठीक है, अप टू एट पॉइंट Y को हम क्या बोल रहे हैं, यील्ड पॉइंट है ना। यील्ड पॉइंट पे क्या होता है, और इस पॉइंट के बाद क्या होता है, यील्ड पॉइंट, आफ्टर दैट बॉडी स्टार्ट्स टू ब्रेक है ना। यहां के बाद ब्रेकिंग स्टार्ट होना होता है, लेकिन ये इस पॉइंट पे ब्रेक नहीं होता है ना, ब्रेकिंग इसके बाद आना स्टार्ट होता है, और यहां पे हम इसको बोलते हैं कि नेक फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। नेक फॉर्मेशन का होगा
क्या होता है कि जब आप किसी बॉडी में किसी वायर को जब आप खींचते हो तो उस बॉडी में क्या होता है, उस वायर में इस टाइप से, ये अगर कोई वायर है तो आप देखोगे कि ये वायर यहाँ तक रहता है, फिर बीच में काफी पतला हो जाता है, उसके बाद फिर से यही वायर इस टाइप से कंटिन्यू होता है कि नहीं। तो आपने देखा होगा कि ये बीच वाला पार्ट जो होता है ये इस टाइप से नेक बनना स्टार्ट होता है ना। तो इसी को हम नेक फॉर्मेशन कर रहे हैं। और जो वायर जो है वो कहाँ पे ब्रेक करता है, इस पॉइंट एफ पे, है ना। तो एफ पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इसी को हम ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं, है ना। तो इस पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। तो अगर कोई बॉडी अगर हाईली इलास्टिक है ना, तो हाईली इलास्टिक मतलब होने का मतलब क्या हो गया कि अगर उसको आप स्ट्रेच करो तो फिर से वो अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है ना। तो अगर कोई बॉडी जो है हाईली इलास्टिक होता है तो हाईली इलास्टिक बॉडी का इलास्टिक लिमिट कितना होगा, है ना। ये जो ई वाला पॉइंट था, ये ई वाला पॉइंट कहां पे होगा, ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो इलास्टिक, हाईली इलास्टिक बॉडी का इलास्टिक लिमिट क्या होता है, ये भी हाइयर होता है कि नहीं। अब अगर हमें दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है कि नहीं, कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा इलास्टिक है और कौन सा ऑब्जेक्ट कम इलास्टिक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम ये चेक करते हैं कि फॉर अ गिवन स्ट्रेन which has more stress और वाइस वर्सा, है ना। मतलब क्या हो गया कि अगर आपको किसी दो बॉडी को चेक करना है कि कौन सा बॉडी ज्यादा इलास्टिक है ना, तो आपको क्या करना है कि स्ट्रेन की वैल्यू को फिक्स कर देनी है और देखना है कि किसमें स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है ना। इसीलिए अगर आप चेक करोगे और अगर किसी में कम स्ट्रेन आ रहा है तो वो क्या होगा, तो अगर आप स्ट्रेस की बात बोलो तो अगर किसी में ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो वो बॉडी क्या होगा, ज्यादा इलास्टिक होगा, है ना। और अगर किसी में लेस स्ट्रेन हो रहा है तो वो क्या होता है, ज्यादा इलास्टिक होता है ना। तो अगर किसी में स्ट्रेस ज्यादा हो और स्ट्रेन कम हो तो वो बॉडी क्या होता है, बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है। इसलिए आप देखोगे कि रबर में क्या होता है, रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील, है ना। तो ये इलास्टिसिटी किसमें ज्यादा होती है, स्टील में ज्यादा होती है। अगर इलास्टिसिटी हमें कंपेयर करना है तो रबर और स्टील में किसमें ज्यादा होगा, स्टील में ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि स्टील में स्ट्रेस ज्यादा होता है ना, वो ज्यादा स्ट्रेस बियर कर सकता है, जबकि रबर उतना ज्यादा स्ट्रेस बियर नहीं कर सकता है ना। तो ये चीज हमें ध्यान देना है कि कौन से बॉडी में इलास्टिसिटी ज्यादा होता है और किस में कम होता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी बहुत ज्यादा ब्रिटल है ना, तो ब्रिटल बॉडी किसे बोलते हैं कि अगर आप उसको थोड़ा सा भी स्ट्रेच करो तो वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाता है ना। तो उस ब्रिटल बॉडी, अगर कोई ब्रिटल बॉडी है तो ब्रिटल बॉडी में क्या होगा कि अगर उसका कर्व आप देखोगे तो उसका कर्व कैसा होगा, इसी टाइप का होगा। यानी उसका जो फ्रैक्चर वाला पॉइंट है वो फ्रैक्चर वाला पॉइंट यहीं कहीं पे होगा और वो काफी पास होगा इसके, है ना। इसलिए आप जल्दी खींच रहे हो तो वो तुरंत ब्रेक कर जा रहा है ना। तो ब्रिटल बॉडी का शेप इस टाइप से होगा। जो डक्टाइल होता है, डक्टाइल मटेरियल किसको बोलते हैं, जिसको आप, जैसे गोल्ड होता
है ना। तो गोल्ड को आप क्या कर सकते हो कि बहुत ज्यादा तक उसको आप स्ट्रेच कर सकते हो। तो उसका यील्डिंग पॉइंट क्या होता है, यील्डिंग पॉइंट उसका बहुत लेट से आता है ना। तो अगर आप इसका कर्व देखोगे तो ऐसा कुछ कर्व होगा, यील्डिंग पॉइंट यहाँ पे होगा, सॉरी इलास्टिसिटी पॉइंट यहाँ पे होगा, और यील्डिंग पॉइंट में ये डिफरेंस काफी ज्यादा होगा, है ना। तो गोल्ड वगैरह के, गोल्ड क्या होता है, गोल्ड इज मोर डक्टाइल, है ना। तो डक्टाइल मतलब क्या हो गया, जिसका ब्रेकिंग पॉइंट काफी लेट से आता है। इसलिए हम गोल्ड का क्या बना सकते हैं, जो ज्वेलरी वगैरह बनती है वो गोल्ड की बन जाती है। क्यों, क्योंकि उसका वो डक्टाइल ज्यादा होता है। डक्टाइल ज्यादा होने का मतलब क्या होगा कि वो ब्रेक काफी देर से करता है ना। तो काफी टाइम तक आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो। इसलिए आपने कभी देखा होगा दुकान वगैरह पे कि उसको पीट पीट के काफी पतले वायर के तरीके से बनाया जा सकता है ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि ये चीज स्ट्रेच हो जाती है ना। तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ये सब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये सब चीजें डिसाइड की हुई है। ठीक है, अब हम आते हैं हुक्स लॉ पे कि हुक्स लॉ क्या होता है और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हुक्स लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास हुक्स लॉ। ठीक है, तो हुक्स लॉ में, हुक्स लॉ ने क्या, हुक्स एक साइंटिस्ट का नाम है। तो हुक्स लॉ में क्या होता है कि जो सिग्मा होता है ना, वो सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल होता है, एप्सिलॉन को। जस्ट अभी हमने ग्राफ में देखा था, है ना। और ये चीज प्रोपोर्शनल सिर्फ कहां पे होता है, विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, है ना। तो ये सिर्फ उसी लिमिट के अंदर ये कंडीशन होल्ड करती है ना। क्योंकि आपको कर्व याद होगा कि कर्व हमने इस तरीके का बताया था, है ना। तो ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट तक ही क्या होता है, जो P वाला पार्ट था, यही पार्ट क्या होता है, स्ट्रेट होता है ना। तो सिर्फ इसी पार्ट में हम ये चीज बता सकते हैं। इसके आगे वाला पार्ट पूरा कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन नहीं, ये सारे पार्ट कर्व के फॉर्मेट का है। तो ये सिर्फ इसी पार्ट में क्या होता है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन होता है ना। अब अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर हटाते हैं तो हमें याद है यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, और इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, है ना। तो ये ई क्या है, ई कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट ई की वैल्यू क्या होती है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यहां से अगर हम ई कैलकुलेट करें तो ई कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, है ना। हर एक डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए हमने सिग्मा कैसे कैलकुलेट करना है और एप्सिलॉन कैसे कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करना है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, है ना। अब हम उसी सारे केसेस पे फिर से जाते हैं कि मान लो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल केस है ना। लॉन्गिट्यूडनल केस समझ में आ रहा होगा कि जहां पे हम क्या करते हैं, फोर्स को नॉर्मली अप्लाई करते हैं, है ना। और जब फोर्स को नॉर्मली अप्लाई करते हैं तो वहां पे सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, एफ बाई ए, याद होगा आपको। और एप्सिलॉन कितना होता है, डेल्टा एल बाई एल के इक्वल होता है। और यहां से अगर हम ई कैलकुलेट करें, है ना, ई को हम क्या बोल रहे हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। और यही ई किसके इक्वल हो जाता है यहाँ पे, ये गामा के इक्वल होता है, और इसको वाई भी बोलते हैं। तो ये
ई वाई के इक्वल कब होता है? लॉन्गिट्यूडनल केस में, और इसी को हम यहां पे क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस, है ना। तो ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू लेंथ, है कि नहीं। तो ये यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है, और अगर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी तो हम कितना लिख पाएंगे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन, याद होगा। और सिग्मा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? एफ बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, है ना। और इसी गामा की वैल्यू को अगर और अच्छे तरीके से लिखें तो किसके इक्वल होगा? एफ एल बाई ए डेल्टा एल, है ना। तो ये यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है ना। तो क्वेश्चन में हमें यही यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें बस ये दोनों का रेशियो हमें कैलकुलेट करके बताना है कि ये रेशियो कितना होता है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल केस में ये चीजें होती है। वैसे ही हमने दूसरा केस देखा था वॉल्यूमेट्रिक वाला, है कि नहीं। तो वॉल्यूमेट्रिक केस में सिग्मा कितना होता है? याद होगा आपको, dp बाई डी एफ बाई डी ए लिखा था हमने, स्मॉल डी एफ बाई डी ए, और वो किसके इक्वल था? डेल्टा पी के। और एप्सिलॉन यहाँ पे किसके इक्वल होता है? डेल्टा वी बाई वी। यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है उसको हम ई बोलते हैं, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक केस में इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से, है ना। और इसको हम यहाँ पे, जैसे इसको हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, तो वॉल्यूम के केस में इसको हम क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये किसके साथ रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू वॉल्यूम। तो जब भी हमारे पास वॉल्यूम होगा तो वहां पे हम बल्क मॉडुलस डिफाइन करेंगे, है ना। और फिर से अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो B की वैल्यू किसके इक्वल होगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन और डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V, है ना। क्योंकि ये एप्सिलॉन क्या है? एक कांस्टेंट है ना। तो B भी क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखो कि याद होगा आपको कि अगर हम किसी में प्रेशर अप्लाई करते हैं, है ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया था? डेल्टा P से चेंज किया, तो ये डेल्टा V इसमें चेंजेज हुआ है ना। तो अगर हम P हमारा पॉजिटिव है, डेल्टा P अगर हमारा पॉजिटिव है ना, तो डेल्टा P पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया? कि हम प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं। और अगर हम प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम फिर से यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं? माइनस साइन अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो इसी को अगर हम और अच्छे तरीके से लिखें तो B की वैल्यू कितनी होगी? माइनस V डेल्टा P बाई डेल्टा V, है ना। और इसी को अगर हम माइनस V डी पी बाई डी वी भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमें याद रखना है कि ये चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल होती हैं, है ना। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन या ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि डेल्टा P इज पॉजिटिव, डेल्टा V इज नेगेटिव, है ना। और B इज अ कांस्टेंट, है ना। और जनरली ये कांस्टेंट क्या होता है? पॉजिटिव कांस्टेंट लेते हैं, तो कांस्टेंट, सो वी ऐड नेगेटिव साइन। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक केस था। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है ना। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट थर्ड केस है हमारे पास शियरिंग केस।
है ना। शेयरिंग केस आपको याद होगा कि हम शेयरिंग केस में क्या करते हैं, तो शेयरिंग केस में जो सिग्मा होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ बाई ए, और यही टेंजेंशियल केस भी होता है ना। और एप्सिलॉन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्स बाई वाई। याद होगा आपको फिगर, ये हमारा इस टाइप का केस था, है ना, ये y था और इसको हमने चेंज किया था तो इसको हम x बोल रहे थे, है ना। और यहाँ पे फिर से हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे इस सिंबल ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और ये ईटा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। तो इसमें हम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से डिफाइन करते हैं, और ये ईटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, एफ बाई ए डिवाइडेड बाई एक्स बाई वाई, है ना। तो और इसी को अगर हम एफ बाई ए बाई एक्स बाई वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन टाइप के हुक्स लॉ में, तीन टाइप के केसेस में हमने किस तरीके से हर एक टर्म कैलकुलेट किया, ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यंग्स मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बल्क मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तीनों चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसी सब पे क्वेश्चन बेस्ड होता है ना। तो यहां तक आप एक बार फिर से देखो, और जो आपके पास नोटबुक है और क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप ट्राई करो कि कैसे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैलकुलेट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं किसी रॉड को या किसी वायर को, तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होता है, उस एनर्जी के टर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करके देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप क्वेश्चंस ट्राई करो शीट से, आपके पास शीट होगा, है ना, तो उस शीट के क्वेश्चन ट्राई करो। फिर जो डाउट्स आता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, बाय।